Hi, hello, good morning, students. I am Akansha Mathur, your UGC NET Home Science Paper 2 faculty. Welcome you all on Fill-A-Form and I hope you all are doing well. तो ये आपकी क्लास का टाइम टेबल है जहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि मंडे टू सैटरडे आपकी जो क्लासेस होती हैं वो 10 AM ऐप पर होती हैं एज यूजुअल, और यूट्यूब पे जो आपकी क्लासेस होती हैं वो थर्सडे टू सैटरडे होती हैं 10 AM। ठीक है, तो ये आपका बेसिक टाइम टेबल है जो आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप टाइमली ज्वाइन कर सको, राइट। तो आज हम करने वाले हैं अपना रेस्ट ऑफ द पोर्शन कंप्लीट, जहाँ पे हम लोग यूनिट 1 का पार्ट कर रहे थे जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट कवर कर रहे थे। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी टेल यू अबाउट द कोर्सेज व्हिच इज नाउ गोइंग ऑन। तो जहाँ पे आप होम साइंस का बैच ले सकते हो जो आपको फिल अप फॉर्म पे मिल जाता है सिर्फ 2499 में, जो कि कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आपको ये अमाउंट ज़्यादा लगता है तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो जो कि है आपका माथुर 10। जैसे ही आप इस कूपन कोड को यूज़ करोगे आपको 10% का डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। हेलो, गुड मॉर्निंग हेमा जी। फाइनली आप आ गए, कैसे हो? वेलकम। आज आप आ गए तो आपकी फ्रेंड नहीं आया। आज मनदीप जी कहाँ रह गए? कैसे हो भाई आप? और टेलीग्राम चैनल तो आप सब लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, बट न्यू स्टूडेंट को मैं बता देती हूँ कि आपका टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है आपका होम साइंस यूजीसी नेट फिल अ फॉर्म। ठीक है, तो आपने ये बताओ हेमा जी, आपने नया कोर्स परचेज किया है क्या? हाँ, ठंड हो रही है ना तो मस्त कंबल में बैठे होंगे, रजाई के मजे ले रहे होंगे। अरे अब तो उठ जाओ, अब तो जाग जाओ, अब तो एग्जाम्स की डेट भी आ गई है आपकी। तो आपने कैसे क्या सेम अमाउंट पे परचेज किया था या फिर आपने डिस्काउंट भी अप्लाई किया था? ठीक है, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है आपका फिल अप फॉर्म का और ये आपका इंस्टाग्राम चैनल है। गुड मॉर्निंग मनदीप जी, अभी आप ही को याद कर रहे थे। हाँ, उनसे बात की थी। तो मतलब तुमने वो नहीं लगाया था क्या, कूपन कोड यूज नहीं किया था जो माथुर 10 जो मैं बताती हूँ, जो आपका ये वाला जो कूपन कोड है, ये कूपन कोड यूज नहीं किया था? इससे भी ज्यादा हो रहा था, इससे डिस्काउंट नहीं हुआ? इससे तो कम हो गया होगा। ओके, एनीवेज ठीक है, चलो जो भी है, फाइनली आप यहाँ आ गए हो। ठीक है, ओके ओके ठीक है, फाइनली यू आर नाउ इन क्लास। तो कोई बात नहीं, बाकी के भी धीरे धीरे आ जाएंगे। तो देखो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, व्हाट इज फूड साइंस, व्हाट इज फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड साइंटिस्ट क्या करते हैं आपके फूड टेक्नोलॉजी में, राइट। ये भी हमने कर लिया था। और बाकी का हमने न्यूट्रिएंट्स भी पढ़ लिए थे कि कितने प्रकार के आपके न्यूट्रिएंट होते हैं और वो आपके बॉडी फंक्शंस में क्या रोल प्ले करते हैं और कहाँ से आपको मिलते हैं। ठीक है, हाँ जी, मैंने क्वेश्चन पेपर देख लिया बट वो हिंदी में है बच्चा। कोई बात नहीं, मैं ना इंग्लिश का और आ जाएगा ना। तो ये बताओ आप लोगों को इंग्लिश में सॉल्व करना है या फिर हिंदी में सॉल्व करना है, ये बताओ मुझे। चलो ठीक है। अरे देखो हेमा जी, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो घर वाले पता है क्यों मना करते हैं? घर वाले इसीलिए मना करते हैं ताकि उनको अगर कोई रिजल्ट नहीं दिखता ना तो इसीलिए वो मना करते हैं। बट डोंट वरी, जैसे ही आप अपना रिजल्ट उनको दिखाओगे ना, उनको दिखाओगे, देखो अभी आपका जो स्कोर आया था उनको आप बोल सकते हो कि देखो इतने करीब आके मेरा रह गया है। सो डोंट वरी, बस अपनी पता है आप लोग जब पूरी शिद्दत से मेहनत करोगे, आपके यही घर वाले आपको पता है क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि नहीं, मेरा बच्चे ने पढ़ाई की है, वो दिन रात पढ़ाई करती थी या दिन रात पढ़ाई करता था। अब ये नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, अगली बार में हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स को ना मेहनत देखनी होती है, उनसे कुछ भी नहीं छुपता है।
हर चीज़ उनकी आँखों के सामने रहती है, आप उनके सामने पढ़ो, वो अपने आप ही समझ जाएँगे कि देखो ये पढ़ने वाला बच्चा है या फिर सिर्फ़ ऐसे ही हमारे पैसे वेस्ट कर रहा है। इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है? क्योंकि पेरेंट्स को भी पता होता है कि हमारे बच्चे कितने पढ़ने लायक हैं और कितने नहीं हैं। ये कुछ भी पेरेंट्स से छिपता नहीं है। उनको अगर दिखेगा ना कि आपने जी-जान लगा के मेहनत की, फिर भी अगर आप फेल हो जाओगे ना, आप नहीं क्वालीफाई करवाओगे, तो वही पेरेंट्स आपकी ढाल बन के खड़े हो जाएँगे, आपकी ताकत बन के खड़े हो जाएँगे। आपको बोलेंगे कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करेंगे, नेक्स्ट टाइम क्लियर करेंगे। तो ऐसे नहीं बोलते हैं। पर कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार पक्के से कर लें। जेआरएफ नेट हमारा फोकस रहेगा। बस आप ना फोकस ये रखना, मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई है ना कि आपको क्या करना है, बस पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। इनको डेली सॉल्व करो एनी हाउ, डेली अपना रिवीजन करो और इनको सॉल्व करो, फिर देखना आपका हो जाएगा। एक्चुअली में पता है करते क्या है हम लोग कि अरे अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है, जब फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे तब जाके हम पढ़ाई अपनी स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं कि चलो फॉर्म फिल कर दिया, अभी तो एग्जाम की डेट में टाइम है, जब तक डेट होगी उसके 1 महीने से पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर क्या होता है, फिर आपके हाथ में पछतावा रह जाता है, राइट? क्योंकि अभी तो आपने ये सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है आपको। सिंपली क्या करना है, अभी आज ही से लग जाओ, आपके पास टाइम है। अभी आपकी रेस में कोई नहीं भाग रहा है, आप अकेले भाग रहे हो। ये समझो कि मैं अकेले रेस में दौड़ रही हूँ, तो अकेले रेस में दौड़ रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके आसपास नहीं है तो आप रुक जाओगे। वो गलती कभी भी नहीं करनी है। इवन अगर कोई पार्टी भी हो रही है ना, तो पहले आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो एंड देन आफ्टर दैट जॉइन दी पार्टी। ये इस तरीके का अपना माइंडसेट बना के रखो, क्योंकि आपको उस लेवल तक सोचना पड़ेगा बेटा। अगर आप उस लेवल तक नहीं सोच पाओगे ना, तो आप जो यूजीसी नेट आपसे क्वेश्चंस पूछता है ना, वो आप नहीं पूछ सॉल्व कर पाओगे। ईयर कंफ्यूजिंग होते हैं, कोई बात नहीं, ईयर मुझे भी कौन से याद होते थे, बट एक आधे को आप ना चीजों को 10 बार पढ़ते हो ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना रह जाती है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर वगैरह देखते हो ना, तो वहां से चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। उम्मीद देखो मुझे भी थी आपसे, वाकई में मैंने सीरियसली, क्योंकि आपका जिस हिसाब से आपने एग्जाम दिए हैं, बट अब मैं कुछ बोल नहीं सकती। बस मैं इतना कहूंगी कि बेस्ट लक फॉर द नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आपकी मेहनत थी इस बार। बस आपकी ना, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका रिवीजन नहीं हो पाया था, जो कि जस्ट बिकॉज ऑफ दी फैमिली प्रॉब्लम्स एंड ऑल। फिर भी आपने कोशिश बहुत की थी, इसमें नो डाउट। सभी बच्चों ने मेरे कोशिश की थी लास्ट टाइम तक, जिस दिन जब तक मैंने क्लास ली थी सभी बच्चों ने मेरी क्लासेस ज्वाइन करी थी। मैं इसमें किसी की कुछ नहीं बोलूंगी। इस बार एग्जाम का लेवल था वो भी थोड़ा डिफरेंट आया था, वो भी थोड़ा हार्ड आया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग इस बार फिर से मेहनत करेंगे। ठीक है? हेमा जी, आप नाराज तो नहीं हो गए हो कि मैम तो भाई सुन ही नहीं रही है मेरी? ऐसा तो नहीं है? हाँ, मैं दोनों करवा दूंगी, डोंट वरी। चलो हम ना एक दिन मैं इस बार ना आप लोगों को रिसर्च भी मैं समझा दूंगी, क्योंकि पहली बार मैंने रिसर्च नहीं समझाई थी आपको, इस बार रिसर्च भी समझा दूंगी। ठीक है? तो चलो हम लोग ये पढ़ लेते हैं। देखो हमने कैरेमलाइजेशन पढ़ लिया था। कैरेमलाइजेशन में क्या होता है बेसिकली, ओके ओके थैंक यू। तो देखो कैरेमलाइजेशन हम लोग कल पढ़ रहे थे। कैरेमलाइजेशन में ये बहुत ही स्लो कुकिंग प्रोसेस होता है, यानी कि हम लोग कोई भी चीज पकाते हैं ना, वो बहुत धीमी आंच पे जो पकाते हैं। जिस तरीके से आप अपने घर में कढ़ी बनाते हो ना, अब आई डोंट नो आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ तो यही बोलते हैं जो कढ़ी बनाते हैं हम लोग, है ना? तो कढ़ी जब बनती है तो वो धीमी आंच पे पकती है कि नहीं पकती, उसको तेज आंच पे नहीं पकाते हैं ना। तो वही प्रक्रिया आपकी कैरेमलाइजेशन में होती है कि इसको ना बहुत धीमी आंच पे पकाया जाता है। और जैसे ये धीमी आंच पे पकती जाती है ना, तो उसमें क्या होता है कि शुगर जो होती है वो आपकी, उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस आपका होता है ना, प्रोलाइसिस कहलाता है। और यही जो प्रोलाइसिस, अच्छा आपके अमृत ही कहते हैं? वाओ, नया नाम सुनने को मिला मुझे। तो ना ये जो प्रोलाइसिस का जो पूरा प्रोसेस होता है ना, तो इसमें जो आपकी जो चीनी होती है ना, वो धीमी आंच पे पकने के कारण क्या होती है कि वो आपकी कड़क हो जाती है ना? जिसको अगर आप तोड़ोगे ना हाथ से तो वो टूट जाएगी और कट जैसी आवाज आएगी, है ना? एकदम कड़क हो जाती है। तो वही आपका कैरेमलाइजेशन कहलाता है। और आपकी देखो शुगर ना अलग अलग फॉर्म में होती है। एक
सुक्रोज के फॉर्म में होती है, फ्रक्टोज के फॉर्म में होती है, राइट, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और लैक्टोज। तो इनको आप अलग अलग डिग्री के टेम्परेचर पे जब आप कुक करते हो ना, तब जाके ये वाली आपको लास्ट स्टेज आपको देखने को मिलती है। अब इसमें देखो ये आपका कैसे कैसे बनना स्टार्ट होता है, मैं ना ये शॉर्ट में आपको बता दूंगी, क्योंकि यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहेंगे ना, वो आपके सिर्फ ये स्टेप में रहेंगे, इसमें डिटेलिंग में ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। तो आपको बस ये स्टेप्स याद रखने हैं। देखो 7 स्टेज में आपका पूरा कैरेमलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे आपका बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आप ऑब्वियसली बात है कि बॉईल करते हो, राइट। बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होता है आपका, आपने चीनी ली, पतीला लिया और गैस जलाई, वहां पे आपकी बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। तो जैसी बॉइलिंग होती है तो आप लोगों का क्या है, एक थ्रेड बनने लग जाता है। जैसे आप उसको टच करोगे ना, तो आप उसको देखोगे थ्रेड बनने लग जाएगा। थ्रेड बनने के बाद में धीरे धीरे आपकी सॉफ्ट बॉल बनना, देखो फर्स्ट स्टेज जो होती है आपकी थ्रेड बनना स्टार्ट हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। आप उसको पकड़ोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन आप जिस तरीके से आपका एलोवेरा होता है ना, आप एलोवेरा को टच करते हो, उसका जेल निकालते हो, तो आप उसको अपने हाथों से देखते हो तो कैसे वो आपके दोनों हाथों में चिपका रहता है, राइट। सिमिलरली आपकी ये रहता है कैरेमलाइजेशन प्रोसेस में रहता है, सबसे पहली जो स्टेज होती है वो आपका थ्रेड बनता है, ठीक है। थ्रेड बनने के बाद में जो सेकंड स्टेज होती है वो आपकी सॉफ्ट बॉल बनने लग जाती है। जो अभी तक एक तार बन रहा था ना, ये तार आपका इकट्ठा होके एक बॉल की टाइप का बन जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, एकदम कागज के जितना सॉफ्ट होता है। अगर आप इसको पकड़ोगे ना, ये तुरंत टूट जाएगा। ये इस तरीके का होता है, ठीक है। फिर थर्ड जो स्टेप होता है, अगेन फर्म बॉल बनती है। इसका हल्का सा ये इसमें सॉलिड जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो आपकी आ जाती है, जस्ट लाइक आप लोगों ने टॉफीज एंड ऑल देखी है ना। एक टॉफी आती थी, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जेली टाइप की टॉफी होती थी, है ना। तो आप उसको अगर आप पकड़ोगे ना, दबाओगे तो वो दब जाएगी, लेकिन आप उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर डालोगे ना तो वो टूट भी जाएगी। इस तरीके की होती है, ठीक है। थर्ड स्टेज पे आके क्या वो हल्का हल्का जेली टाइप में बनने लग जाती है, ठीक है। फोर्थ स्टेज में क्या आती है कि जो अभी तक बहुत सॉफ्ट थी, जिसको आप अपने हाथों से तोड़ सकते थे, यानी कि इस फिंगर से और थंब की हेल्प से आप इसको प्रेस करोगे तो वो टूट सकती थी, लेकिन फोर्थ स्टेज में क्या होता है, वही जो अभी तक सॉफ्ट थी, राइट, वो अब आपकी हार्ड हो जाती है। तो अब आपको तोड़ने के लिए ना, ये पूरा इस तरीके से नहीं टूटेगी, आपको 2-3 फिंगर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके ये टूटते हैं। यानी कि अभी तक जो चीजें सॉफ्ट थी, एक बॉल के फॉर्म में बन रही थी, वो अब चीजें क्या है, वो हार्ड हो गई हैं और एक शेप ले लेती हैं। जैसे कि आप लोगों ने केक देखा होगा, फर्स्ट वाला रिपीट करूं। देखो सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने चीनी डाली, चीनी में पानी वगैरह डाला, गरम किया, उसको गरम करने के बाद में जैसे उसमें बॉयल आता है ना, तो आप उसको चेक करते हो तो वो एक लिक्विड कंसिस्टेंसी में रहता है, लेकिन उसमें क्या है, थ्रेड बनना स्टार्ट हो जाता है। थ्रेड इन द सेंस कि जैसे कि आप उसको लोगे ना, अपने हाथों में लोगे तो इस तरीके से चेक करोगे, तो इस तरीके का आपको ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये इस तरीके का आपका धागा सा दिखने को लग जाएगा। ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और फिर यही चीज जो धागा बन रहा था, अब ये फिर इकट्ठा होके क्या है, एक बॉल का फॉर्म ले लेता है इस तरीके से। आप लोग चलो आज ये एक्सपेरिमेंट ही करके देख लेना, थोड़ी सी कटोरी लेना या फिर कुछ भी ले लेना, छोटा सा बर्तन, उसमें 1 चम्मच चीनी डालना, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। या फिर चलो, किसी ने गुड़ की टिक्की या फिर गुड़ की गजक बनाई है, ये बताओ मुझे, बनाई है कभी? सर्दियों में तो बहुत खाते हैं, और इवन सब घर में खाते हैं, और स्पेशली पंजाबी फैमिलीज में तो ये शायद बनती है। बताओ, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज में क्या होता है, जो चीजें अभी तक सॉफ्ट थी, आप लोगों ने केक के ऊपर देखा है ना, कुछ चॉकलेट टाइप में रहता है, वो थोड़ा हार्ड हार्ड सा, है ना। वही चीजें आपकी वो वाला फॉर्म आ जाता है कि थोड़ी सी ये हार्ड रहती है, इसको आप शेप दे सकते हो। नहीं बनाई है, सच में नहीं बनाया है? अरे भाई क्यों नहीं बनाया, कभी बना के देखना, चलो आज ही बना के देख लेना, या फिर चलो मत बनाना, आप वीडियो देख लेना, ठीक है। ऐसे डालना टिक्की, वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसमें जो पूरा प्रोसेस होता है ना, वो यही पूरा प्रोसेस होता है। लास्ट में जाके ये एकदम हार्ड, सबसे पहले तो ये बहुत लिक्विड फॉर्म में रहती है, लिक्विड फॉर्म में होने के बाद में धीरे धीरे ये सॉफ्ट होती है, बॉल टाइप का स्ट्रक्चर इसका बनता चला जाता है। फिर ये धीरे धीरे हार्ड होती जाती है, फिर एक लास्ट स्टेज ऐसी आती है कि जिसको आप इसको पूरे हाथों से आपको तोड़ना पड़ता है, पूरी ब्राउन कलर की हो जाती है। वो देख लेना अपने आप, ये वाला प्रोसेस आप समझ जाओगे, ठीक है। आज यही गूगल कर लेना,
ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, हार्ड बॉल स्टेज हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने केक वगैरह में देखा होगा ना, आपके ऊपर जो इस तरीके से, सपोज करो ये आपका केक है, ठीक है, एक तो आपकी क्रीम से डिजाइन बनी रहती है और कुछ चीजें आपकी हार्ड हार्ड सी रहती है ना केक के ऊपर, वही वाले ये इस वाली स्टेज में हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर अब क्या था कि अभी तक ना ये आपकी पूरी प्लेन बन रहा था, प्लेन हार्ड था, लेकिन अब क्या हो जाता है कि जैसे फिफ्थ स्टेज आपकी आती है, जिसको हम लोग 270 से 290 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कुक करते हैं, वहां पे क्या होता है कि अब ये जो थी ना, जिस तरीके से आप लोगों ने नहीं देखा शीशा होता है पूरा प्लेन होता है, लेकिन जैसे आप उसको एक हल्का सा कुछ हैवी चीज उस पे मारते हो, तो उससे क्या हो जाता है कि उसमें क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। सेम आपकी फिफ्थ स्टेज में होता है कि आपकी जो अभी तक चीजें हार्ड थी ना, लेकिन वो प्लेन थी, अब उसमें थोड़े थोड़े आपको क्रैक दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, वो वाली आपकी फिफ्थ स्टेज होती है। देखो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको अभी तक देखो पीछे आपको ये प्लेन देखने को मिल रही थी, ये पूरी प्लेन थी, है ना। अब लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब आपको क्रैक देखने को मिल गए, तो यानी कि ये एक पूरी तरीके से हार्ड स्टेज पे पहुंच चुकी है, बहुत एकदम हार्ड स्टेज हो चुकी है ये। ठीक है, जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे तार, तार से भी इसमें देखने को मिलेंगे और ये लाइनिंग से आपको देखने को मिलेंगी। ये चीज आपकी हो जाती है सिक्स्थ स्टेज पर। सेवंथ स्टेज पे ये प्रॉपर तरीके से आपका ब्राउन कलर या येलोइश कलर ले लेता है, जहाँ पे अगेन जो आपके क्रैक दिखाई दे रहे थे वो इवनली स्प्रेड हो जाते हैं और प्लेन हो जाते हैं और थिक कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं, और जहाँ पे आपका कलर भी चेंज हो जाता है और आपका फ्लेवर भी चेंज हो जाता है। यही पूरा प्रोसेस आपका कैरेमलाइजेशन कहलाता है। बस यही आपको स्टेप याद रखना है। सबसे पहले क्या होता है कि आप बॉइलिंग करते हो, फिर उसके बाद में आपके थ्रेड बनते हैं, थ्रेड के बाद में आपकी सॉफ्ट बॉल बनती है जो कि इजीली टूट जाती है, सॉफ्ट बॉल बनने के बाद में जेली लाइक बॉल बनती है आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद में हल्का सा ये हार्ड बनता है, हार्ड बनने के बाद में फिर आम हार्ड होता है लेकिन उसमें क्रैक होते हैं, ये वाली स्टेज होती है। और लास्ट में आपका क्या होता है कि हार्ड प्लेन होता है, ठीक है, और साथ ही साथ आपके फ्लेवर और कलर है वो चेंज होने लग जाते हैं। बस ये आपके स्टेप है और कोई स्टेप ही नहीं है। हाँ, 7 स्टेप होते हैं, देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, बस यही स्टेप होते हैं। ना यकीन हो तो करके देख लेना अपना। 7 स्टेप में आपका ये पूरा हार्ड हो जाता है, कैरमलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें किसी को पता है, ये चीजें आप प्रैक्टिकली करोगे या फिर आप कहीं देख लोगे ना वीडियोस वगैरह, तो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कैरेमलाइजेशन बेसिकली आप चीनी को पकाते हो और चीनी जब आपकी पक जाती है, जब एकदम जो उसकी लास्ट स्टेज पे आ जाती है, तो वहां जाके वो एकदम हार्ड हो जाती है, और वो जो धीमी आग पे वो पक रही थी उस वजह से उसका कलर भी चेंज हो जाता है और उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाता है, यानी कि उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है। ठीक है, हाँ इस बार नहीं आया था, इसीलिए मैंने ना ये आपको बहुत शॉर्ट में बताया, मैंने पूरा डिटेलिंग में नहीं बताया आपको, सिर्फ इसीलिए मैंने कहा है कि इसके आपको बस स्टेप याद रख लेने हैं और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ना बेटा ये आपकी फूड साइंस का पार्ट है और फूड साइंस में आप जितना पढ़ लो उतना कम ही है। ठीक है, अब फिर होता है कि हमने कल पढ़ा था कि चीनी आपकी एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करती है, जैसे मुरब्बा बनाने के लिए, है ना। आप लोगों की जो दवाइयाँ होती हैं उन दवाइयों में आप चीनी का यूज करते हो। फ्रूट डेजर्ट बनाने के लिए, डेजर्ट क्या होता है, एक बेसिकली या फिर आपका कस्टर्ड हो गया, है ना, या फिर केक एंड ऑल, ये सारी चीज हो गई। और जो आपकी जो चीनी होती है वो माइक्रोवल ग्रोथ भी नहीं होने देती और आपका जो भी फूड है उसको खराब भी नहीं होने देती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा है ना मुरब्बा जो रखा रहता है आंवले का, वो कितने टाइम तक चलता है। वो क्या है, उसमें सिर्फ चीनी होती है, उसमें किसी भी प्रकार का हम ना ही नमक यूज करते हैं ना ही कोई तेल यूज करते हैं, है ना, सिर्फ हम उसमें चीनी यूज करते हैं। तो चीनी भी आपका एक प्रिजर्वेटिव का काम करती है। हाँ, ये सभी चीजें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, स्टार्च, स्टार्च एक आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है, जिस जहाँ पे आपकी काफी सारी शुगर होती है। ठीक है, ये आपका स्टार्च जो होता है, देखो सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना वो शुगर है, और शुगर कौन सी, आपकी ग्लूकोज। ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म रहती है जो कि आपके इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, आपका फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है। और ये आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखो ब्रेड में स्टार्च होता है, सीरियल्स, पास्ता, पोटैटो और कॉर्न। अब देखो कैसे होगा, सीरियल्स में आप कभी चावल लेना, ठीक है, चावल को आप कभी, मैंने ये पहले भी आपको बताया था, चावल पानी डालना उसमें,
है ना? आप जैसे यूजुअली आप पकाते हो चावलों को, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें व्हाइट व्हाइट सा रहता है, वो कैसे चिकना चिकना होता है, वही आपका स्टार्च होता है ना? और उसके बाद में पास्ता आप लोगों ने देखा हो, जब आप पास्ता को बॉईल करते हो तो अगेन उसमें से चिकना चिकना सा पदार्थ निकलता है जिसको आप फेंक देते हो, ठीक है? वो आपका स्टार्च होता है। पोटैटो में अगर आप कभी आलू लोगे ना और आलू को आप कद्दूकस करोगे या फिर वैसे ही अगर उसको आप पानी में उबालोगे, आप देखना वो एकदम जेल टाइप में बन जाता है और वही उसका स्टार्च होता है। हाँ, जब बॉयल आता है। और कॉर्न, कॉर्न में तो ऑब्वियसली स्टार्च होता ही है। तो ये चीजें आप देख सकते हो, मैं खुद से नहीं बता रही हूँ, इन सब चीजों में आपके स्टार्च पाया जाता है, ठीक है? और आप लोगों ने देखा होगा, हाँ, व्हाइट सा जो दिखता है वही स्टार्च होता है। स्टार्च बेसिकली आपका व्हाइट कलर का ही होता है। पास्ता व्हाइटिश येलो आप कह सकते हो, ऐसा होता है, ये डिपेंड करता है। हाँ, झाग, वही झाग बोलते हो आप लोग। स्टार्च जेलेटिनाइजेशन क्या होती है कि यहाँ पे देखो, ये जो वाटर होता है ना, ये आपका जो स्टार्च होता है वो एक सॉलिड फॉर्म में आने लग जाता है। तो जो आपके स्टार्च के जो ग्रेनुअल्स होते हैं ना, यानी कि जो स्टार्च के जो कण होते हैं, है ना? स्टार्च देखो, हेल्दी, ऑब्वियसली बात है हेल्दी होता है, क्योंकि आपका जो नेचुरल जो स्टार्च है ना, वो तो ऑब्वियसली हेल्दी होता है, बिकॉज आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट आवश्यक होते हैं। लेकिन मैं वही अगेन बोलूंगी कि कोई भी चीज हद से ज्यादा हानिकारक होती है। ज्यादा स्टार्च भी नहीं, थोड़ा बहुत स्टार्च है दैट इज गुड, क्योंकि ये ना आपकी एक तरीके से एनर्जी तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक खाते हो ना, तो ये आपका वेट गेन एंड इन ऑल इन सब में आपकी यूज आ जाता है। और वेट गेन होता है तो ऑब्वियसली बात है, जैसे ही इंसान का वेट गेन हुआ और उसमें बीमारियों का भंडार शुरू हो गया, तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टार्च वाली चीजें ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए आपसे मैगी, पास्ता, ये सारी चीजें खाने को ज्यादा मना किया जाता है। लेकिन अगर आप 6 महीने में एक आध बार खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, शुगर वाले पेशेंट को स्टार्च नहीं देते हैं। क्यों क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि देखो, अभी आपने पढ़ा है स्टार्च में क्या होता है, आपका शुगर होता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप उसको स्टार्च वाली चीजें दोगे तो उसका क्या है, शुगर लेवल हाई हो जाएगा। अभी जस्ट हमने पढ़ा है बेटा, देखो, स्टार्च में क्या होता है, मेड लॉट्स ऑफ शुगर। जो आपका स्टार्च जो बना होता है ना, वो आपके शुगर से ही बना होता है। जो स्टार्च अगर टूटता भी है ना, अगर आप हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम उसे तोड़ते भी हैं तो वो शुगर ही निकल के आता है। कभी आप टेस्ट करके देख लेना, कभी भी आपको नमकीन नहीं लगेगा, ये आपको हमेशा मीठा मीठा सा लगेगा। आप ट्राई कर लेना ये। इसीलिए हम लोग ना ये ज्यादा नहीं लेते हैं इसको, वो तो बस नेचुरली ये आ गया फूड में, इसीलिए कंज्यूम किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जिस पर्सन को शुगर होती है उसको हम लोग आलू की जगह पे क्या देते हैं, स्वीट पोटैटो देते हैं। और वो भी स्वीट पोटैटो ना, हम उसको रोस्ट करके, रोस्ट इन द सेंस कि उसको ब्रॉयलिंग करके देते हैं, उबाल के नहीं। तो ये चीज समझो, क्योंकि स्वीट पोटैटो में आपका स्टार्च नहीं होता है, लेकिन पोटैटो में आपका स्टार्च होता है। तो ये चीजें होती हैं आपकी, ठीक है? तो हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्टार्च का जेलेटिनाइजेशन, अगेन जेलेटिनाइजेशन का मतलब क्या है, एक पूरा जेल वाली कंसिस्टेंसी बन जाना, यानी कि आपका एकदम थिक हो जाना, वो चीज आपकी जेलेटिनाइजेशन कहलाती है। पूरा स्टार्च से पूरा जेल बनना, सिंपल आप इतना समझ लो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे ही इसको, जो जैसे ये ठंडा हो जाता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कभी स्टार्च होता है या फिर आप कुकर में कभी चावल बना रहे हो, तो जो चावल का जो पानी है वो बाहर कुकर के ढक्कन पे आ जाता है। आप लोगों ने देखा ना, सफेद सफेद सी वो पपड़ी सी हो जाती है, देखिए आप लोगों ने। तो वो क्या है, आपको रेट्रोगेशन आपका कहलाता है। जैसे ही वो ठंडा होके वो एकदम जम सा जाता है ना, वो आपका रेट्रोगेशन कहलाता है। ठीक है, बस छोटी छोटी यही चीजें आपको याद रखना, और ऐसा कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है? फिर आपके जो शुगर होता है उसमें आपका फाइबर्स भी होता है। फाइबर्स अब आपके कहाँ कहाँ होता है, होल ग्रेन सीरियल्स में आपका पाया जाता है, जैसे कि आपका चना हो गया, बाजरा हो गया, है ना, जौ, ये इन सभी चीजों में आपका क्या है, फाइबर्स होते हैं। फाइबर इन द सेंस कि जब आप इसको, जो रफेज निकलता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है? हाँ। हाँ, घुलती है, वो मीठी मीठी लगती है कि नहीं लगती है, बताओ? नमकीन तो नहीं लगती है ना आपको, हल्की सी मीठी मीठी सी लगती है वो। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि स्टार्च में शुगर होता है, राइट? तो होल ग्रेन सीरियल्स में आपके फाइबर होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपके फाइबर होते हैं। और फाइबर हमें कब आवश्यकता होती है, अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है ना,
तो उस कंडीशन में हम लोग फाइबर ज़्यादा देते हैं, जिससे कि उसका जो पेट है वो ईज़िली क्लीन कर सकें हम लोग। और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कब होती है? जब आपका फूड ईज़ी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, राइट? तो आपका जो फाइबर्स हैं वो होल ग्रेन सीरियल्स में होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं, और ये कुछ आपके प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, जो कि आपको क्या करते हैं? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने का काम करते हैं, ठीक है? बेसिकली आपके जो फाइबर्स होते हैं वो प्लांट वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं उनमें पाए जाते हैं, उनसे मिलके बनते हैं, और ये आपका काम क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि पर्सन जो है वो इजीली फ्रेश नहीं हो पाता है, और फ्रेश नहीं हो पाता, उसकी वजह से उसको पाइल्स एंड ऑल ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं, ठीक है? लेकिन जब पर्सन का जो गट है वो हेल्दी रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेल्दी रहेगा, वहाँ पे इजीली सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो रही हैं, डाइजेस्ट होने के बाद एक्सक्रीट भी हो रही हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल, पाइल्स एंड ऑल, ये सारे जो पेशेंट होते हैं ना, उनको हम लोग फाइबर ज़्यादा देते हैं, फ्रूट्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें ज़्यादा देते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो, ये याद रखना, होल ग्रेन सीरियल्स दे रहे हो, अब यहाँ पे चपाती देने मत लग जाना, समझे? चपाती नहीं आएगी यहाँ पे, ये बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि चपाती आपकी एक, चपाती को डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो एक बारीक हो जाती है, राइट? लेकिन होल ग्रेन सीरियल से इनमें रफेज होता है, रफेज यानी कि फाइबर्स होते हैं, तो ये आपके डाइजेस्ट सिस्टम में इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और क्लीन कर देते हैं उसको, ठीक है? फिर उसके बाद में अब मेन चीज़ है कि अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी वो अपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ी कि मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होती है, पॉलीसेक्राइड होती है, हाँ, साबुत अनाज, यस, हाँ, खरा अनाज, साबुत अनाज, जो आप कहना चाहो, आपकी लैंग्वेज में जो भी कहा जाता है, बस समझ गए ना आप मेन, ठीक है? इसी तरीके से पूछ लिया करो क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। अब देखो, अब आपके कार्बोहाइड्रेट क्या क्या काम करती है? आपकी आपकी बॉडी में एनर्जी तो प्रोवाइड करती है, ये तो हम सबको पता है, ठीक है? ऊर्जा तो हमें प्रदान करती है, साथ ही साथ जो आपका जो वसा होता है ना, उसको ऑक्सीडाइज करती है, ऑक्सीडाइज यानी कि आपकी पूरी बॉडी में वो पहुंच जाए, उसका भी काम करती है, ठीक है? जो आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन स्प्रिंग एक्शंस बनाती है, यानी कि कीटोसिस भी बनाती है, आपकी जो डाइट होती है उसमें फ्लेवर भी लेकर आती है, और आपकी जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो स्टोरेज इनहेंस होती है। स्टोरेज इनहेंस कैसे होती है कि जो आपकी शुगर होती है ना, यानी कि ऑब्वियसली बात है कि जब आप एनर्जी ले रहे हो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी बॉडी में लिवर और मसल्स में जाके स्टोर हो जाती है। तो जब आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, जब आप कुछ खा भी नहीं रहे होते हो लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है, तो ये जो जहाँ पे आपकी एनर्जी जो स्टोर थी ना, ये आपकी पूरी बॉडी में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसीलिए आपने घंटों तक अगर कुछ भी नहीं खाया है ना, तब भी आपकी बॉडी में एनर्जी जो बनी रहती है वो इन्हीं की वजह से बनी रहती है, ठीक है? तो अब हमने क्या पढ़ लिया कि आपकी कार्बोहाइड्रेट क्या होती है ना? वो किस किस फॉर्म में आपकी पाई जाती है, कितने प्रकार की होती है, उसके काम क्या होते हैं, कहाँ कितनी जरूरत रहती है। अब आप हम लोग थोड़ा प्रोटीन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जितना कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जरूरत है उतना ही प्रोटीन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो, देखो ये पूरा फॉर्म है आपका, आप अगर याद करना पाओ तो याद कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट आया है आपके पास सिंपल शुगर में, फिर उसको हमने शुगर में तब्दील किया, शुगर में तब्दील होने के बाद स्टार्च बना, ठीक है? स्टार्च से फाइबर बना, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, और आपकी पूरी बॉडी में और ब्रेन में ये जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये पूरा प्रोसेस आपका रहता है, ठीक है? अब चलो, अब हमने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया तो थोड़ा प्रोटीन भी पढ़ लेते हैं, है ना? हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट में आपके कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, और एक कौन सा था? जल्दी बताओ। कार्बन, ऑक्सीजन, और जल्दी बताओ। भूल गए, सब भूल गए। और मैंने कहा था रिवीजन कर लेना। आपके जो प्रोटीन में जो कंपाउंड पाए जाते हैं वो होते हैं आपके कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है? सल्फर नहीं था, सल्फर तो आपके प्रोटीन में होता है। प्रोटीन बॉडी बनाने के लिए नहीं, प्रोटीन आपकी मसल
स्ट्रेंथ के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट में आपके कौन कौन से कंपाउंड पाए जा रहे थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और वहीं पे प्रोटीन में आपके कंपाउंड बढ़ गए, 2 कंपाउंड और बढ़ गए, कौन कौन से, नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली बात है, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और बॉडी बिल्डिंग हम लोग क्यों जानते हैं ये अभी आपको आगे बताऊंगी क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी जो मसल्स होती है ना उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और जब आपकी मसल्स बढ़ जाती हैं तो उस वजह से क्या है, आपका जो बॉडी है वो भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जिम वाले पर्सन है वो प्रोटीन ज्यादा लेते हैं कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपके कार्बोहाइड्रेट में तो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन प्रोटीन में आपके बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको आप अणु कहते हो, है ना। यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में अगर इतने थे ना तो प्रोटीन में इतने इतने होंगे, आप ये सब मान के चलो। ठीक है, इसमें कंपाउंड लिखा हुआ है कि प्रोटीन आपको कितना लेना चाहिए, और मतलब कितनी कितनी अमाउंट में, आप प्रोटीन में क्या क्या चीजें कितनी कितनी अमाउंट में होती हैं। जैसे कि अगर सपोज करो 100 ग्राम अगर प्रोटीन है आपकी, तो उसमें 50 आपकी कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, 23 आपकी ऑक्सीजन, 16 आपकी नाइट्रोजन और 0.3 आपका सल्फर। ये अमाउंट आपका रहता है। ठीक है, तो जो आपकी प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है ना वो अमीनो एसिड होती है, और हमारी कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट क्या रहती है, ग्लूकोज या फिर शुगर रहती है, अभी बताऊंगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की क्या रहती है, या तो ग्लूकोज कह लो या फिर शुगर कह लो, वो आपकी बेसिक यूनिट होती है। और प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है आपकी, अमीनो एसिड, तो भूलना मत इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, प्रोटीन में देखो, प्रोटीन में क्या क्या कंटेंट होता है, 50 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये सभी चीजें आपकी इंक्लूड रहती हैं, और इन सबको मिलके आपका क्या है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप लोग आगे देखो कि जो अमीनो एसिड और प्रोटीन होते हैं वो क्या काम करते हैं आपके, ऑब्वियसली बात है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन होता है ना वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद में वो डाइजेस्ट होता है, और फिर आपको जो अमीनो एसिड जो बचता है डाइजेस्ट होने के बाद में, जो रफेज आपका बचता है वो क्या होता है, आपका अमीनो एसिड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप सुन लो कि ये जो अमीनो एसिड जो आपका बचा ना, अब ये किस किस चीजों में हेल्प करता है, ये आप लोग देखो। आपके फूड को ब्रेक डाउन करने में, यानी कि जो भी चीज आप खा रहे हो उसको उसने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में आपकी बॉडी में एनर्जी भेज दी उसने। ठीक है, एनर्जी देने के बाद में जो भी आपकी अगर बॉडी में कोई कमी है, ये लीजिए, तो जो भी आपकी बॉडी में कोई भी कमी होती है ना, जैसे कि किसी पर्सन का वेट गेन नहीं हो रहा है, मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा कम है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उनकी मसल्स को बिल्ड करने के लिए, उनकी मसल्स में ताकत देने के लिए, ठीक है, हाँ, यस बिल्कुल, ये ना देखो, जिस तरीके से आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे थे ना, कार्बोहाइड्रेट आप अलग अलग फॉर्म में ले रहे थे, सीरियल्स के फॉर्म में भी ले रहे थे, फ्रूट्स के फॉर्म में भी ले रहे थे, तो जैसे ये ना एक हार्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, तो जैसे ये जैसे आप इसको चबाना स्टार्ट करते हो ना, तो जैसे ये डाइजेस्टिव के पास में आता है, डाइजेशन जैसे इसका होना होता है, तो वो क्या है, एक शुगर के फॉर्म में ये पूरा टूट जाता है और आपकी पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिमिलरली आपका जो प्रोटीन होता है वो आपका क्या है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर आपका अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है और फिर वो आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, बस इसी तरीके से सिंपल, जो आपको फिर क्या करता है, आपके फूड को डाइजेस्ट करने में भी, एनर्जी प्रोवाइड करने में, और आपकी जो भी कोई भी मसल्स स्ट्रेंथ नहीं है, है ना, आपकी बॉडी में मसल्स नहीं है तो उनको बिल्ड करने में हेल्प करता है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो गई है ना, कोई भी चोट लग गई है, तो वहां पे उनको रिपेयर करने में, आपकी बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में, उनको ठीक करने में, है ना, उनको ग्रो करने में क्या है, प्रोटीन हेल्प करता है, यानी कि अमीनो एसिड बेसिकली। ठीक है, और जो टिश्यूज होते हैं वो प्रॉपर तरीके से अपना काम कर सकें उसके लिए भी आपका प्रोटीन जरूरी है, और कुछ अदर फंक्शंस में भी यूज होता है, जैसे कि आपकी बॉडी में एक एनर्जी का भी सोर्स प्रोवाइड करता है, ये आपके अमीनो एसिड का काम रहता है। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन बताओ, यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया हो, बताओ, कुछ है ऐसा जो नहीं समझ में आया हो आपको, वो बताओ मुझे।
बोल दो ना जरा। ओके, ठीक है। तो अब ये जो अमीनो एसिड होता है ना, यानी कि बेसिकली जो प्रोटीन है, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका जो अमीनो एसिड है उसको भी डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। और वो 3 पार्ट्स आपके कौन-कौन से हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और कंडीशनल अमीनो एसिड, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं, यानी कि ऐसा प्रोटीन जो कि आपको फूड के थ्रू कंज्यूम करना है, जिसके लिए आप सप्लीमेंट्स लेते हो, राइट? और अलग-अलग प्रकार के फूड्स लेते हो। हाँ, वही चीजें करना तो आपको इजीली याद भी होंगी, और डेली के डेली रिवीजन करना, ठीक है। ये चीजें, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं ना, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इस बार अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं आपको क्वेश्चंस कराती थी ना, तो आप लोग आंसर नहीं कर पाते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सिंपली आपका रिवीजन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या करना है, अमीनो एसिड लिखना है। अमीनो एसिड में क्या, आप इस तरीके से चार्ट बनाओ अपना, चलो साथ के साथ बनाते जाओ। अब यहाँ क्या करोगे, एक साइड लिखोगे एसेंशियल, ठीक है, और एक साइड लिखोगे नॉन एसेंशियल, और दूसरी साइड लिखोगे कंडीशनल। अब जिस तरीके से ये मैंने लिखा है ना, अब एसेंशियल वाले आपको कहाँ से मिलते हैं, यहाँ पे लिख लो सिंपली फूड, फूड से आपको मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मैं आपकी नॉन एसेंशियल की बात करूं, तो आपको ये बाहर से जरूरत नहीं होती है, इनको बॉडी प्रोड्यूस करती है। ये छोटे छोटे कीवर्ड लिखो आप लोग अपनी कॉपी में, आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और कंडीशनिंग में क्या होता है कि आपकी कंडीशनिंग वाली, यानी कि ऑब्वियसली बात है, कंडीशनिंग हम लोग कब कहते हैं, जब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी और ये सारी चीजें हो जाती है, तो यहाँ पे आपने लिख लिया इलनेस। तो अब देखो, आपने सिर्फ 2-3 वर्ड लिखे और इससे आपको पूरा याद हो गया कि एसेंशियल प्रोटीन क्या होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, कि ये तो हमें लेना ही लेना है, लेकिन हमें ये हमारी बॉडी हमें नहीं देगी, हमें बाहर फूड के थ्रू लेना है। फिर चाहे हम इसके लिए मूंग दाल लें, है ना, या फिर हम लोग दालों को खाएं, या फिर हम बाहर से किसी सप्लीमेंट का यूज करें, या फिर जो इसके लिए अदर जो मेडिसिन आती हैं उनको कंज्यूम करें, या नॉन वेज लें, यानी कि हमें ये बेसिकली बाहर से लेना है, हमारी बॉडी में ये वाले नहीं है, ठीक है। वो चीज हमें लेनी है, वो हमारे एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल यानी कि आवश्यक, जो लेने ही लेने हैं आपको। नहीं लोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। कौन सा पूछ रहे हो? सिर्फ होम साइंस के पूछ रहे हो? अब वैसे तो मुझे याद नहीं है, जहां तक मुझे याद है 150 के अराउंड थे शायद से मेरे, 160 या 150 ऐसा कुछ था, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, ठीक है। मेरी भी स्टोरी बहुत अलग रही है, बहुत ट्रेजेडी वाली रही है, बट होपफुली कि उस टाइम मेरा लक काम कर गया, तो हो गया था क्लियर। अभी बताऊंगी, पहले मैं ये वाला टॉपिक क्लियर कर दूं, तब मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी आपको, ठीक है। होपफुली क्या पता शायद आपको इंस्पिरेशन मिल जाए उससे। अब सुनो, ठीक है। एसेंशियल यानी कि क्या है, जो कि आपको आवश्यक है और आपको अपने भोजन में लेने ही लेने हैं। तभी तो आपका क्या होता है ना, कि आपसे कहा जाता है कि आपको संतुलित आहार लेना है, ठीक है। कोई बात नहीं मनदीप जी, ऐसे दुखी नहीं होते हैं। 4 बार दे दिया, कुछ कुछ लोग तो 5 बार देते हैं, 6 बार देते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ा कि वो हार मान जाएंगे। पता, ऊपर वाला भी कहेगा कि भाई ऐसे मत करो, इसने इतनी बार मेहनत कर रहा है, इसको दे दो फल। इस तरीके से अगर आप रोते रहोगे तो प्लीज ऐसा नहीं है। बस उम्मीद रखो, और मैं तो बस यही कहूंगी कि उम्मीद रखो और धैर्य रखो। आपका अगर टाइम होगा ना, तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, बस आपके हाथ में मेहनत करते जाना। और इस बार मुझे बिलीव है कि आपका हो जाएगा। बस देखो, चीजें क्या करो कि इस बार ना आप एक चीज कर दो, कि इस बार आप किसी को भी मत बताओ कि आप एग्जाम दे रहे हो, बस शांति से अपनी तैयारी करो, एग्जाम देकर आओ। जिस दिन रिजल्ट आए ना, उस दिन शोर मचा दो, लेकिन तब तक एकदम शांत, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो सच में बहुत ज्यादा उम्मीद थी इस बार, मुझे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनसे मुझे उम्मीदें थी, बट अब
कोई बात नहीं, देखो मुझे सॉरी मत बोलो, अब आपने मुझसे प्रॉमिस किया है ना कि इस बार आप करोगे, जी जान लगा दो, दिन रात एक कर दो, लेकिन पढ़ो। और पढ़ना इस तरीके से नहीं कि एकदम पूरे कॉपी में भूल जाओ। मैं अगेन बोल रही हूँ, पढ़ाई को एकदम मजे में पढ़ो, मस्ती मस्ती में पढ़ो, ठीक है? मजा लेके पढ़ोगे ना तो अपने आप चीजें आपको याद हो जाएंगी। अब देखो इस तरीके से आप अपनी कॉपी में चार्ट बनाओ, तो अब क्या है, एसेंशियल जो अमीनो एसिड होते हैं ना वो आपकी बॉडी में आवश्यक है, आपको फूड से लेने ही लेने हैं। नॉन एसेंशियल क्या है, आप इनको फूड से नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में ऑलरेडी है, ठीक है? क्योंकि आपकी बॉडी इनको प्रोड्यूस कर रही है। जिस तरीके से आपकी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है ना, यानी कि पसीना आपका निकलता है आपकी बॉडी से, है ना? तो वही उसी तरीके से आप चीजों को समझ लो। इतना इजी करके पढ़ा रही हूँ मैं आपको, और इससे ज्यादा मैं और क्या पढ़ाऊँ, ठीक है? इतना इजी पढ़ा रही हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब आपको जिस तरीके से आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, तो अब यहाँ पे ना क्या हो गया कि आपको ये बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, आपको जबरदस्ती जाके ना धूप में खड़े होने की जरूरत नहीं है, वो चीजें नहीं करनी है, क्योंकि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इसको प्रोड्यूस कर देगी जैसी उसमें हीट होगी। अब कंडीशनिंग में क्या हो जाता है कि जैसे कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी हो गई है ना, या फिर आप बीमार पड़ गए, तो उस कंडीशन में आपको प्रोटीन दिया जाता है ताकि आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर सको। ये सारी चीजें आपकी होती हैं। अब ये एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और कंडीशनिंग, ये वाले अमीनो एसिड होते कौन कौन से हैं, ये भी तो सवाल आया ना। हमें पता चल गया कि कुछ एसेंशियल होते हैं जो कि हमें लेने ही होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं जो कि हमें लेने नहीं होते हैं, हमारी बॉडी अपने आप प्रोड्यूस करती है, और कुछ कंडीशनिंग होते हैं जो हमें बीमारियों में लेने पड़ते हैं। लेकिन ये होते कौन कौन से हैं, कौन कौन से लेने हैं, तो उसके लिए देखो ये चार्ट बना हुआ है। अगर आपको याद हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो एक आध नाम है, जैसे कि देखो इसके सिर्फ 4 नाम है नॉन एसेंशियल वाले के, जो कि आपको लेने नहीं है। इनको याद कर लो बस, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार बस देख लेना इनको, ठीक है? लेकिन मेन चीज ये रहती है कि ये आपके किस किस फूड में मिलते हैं, ठीक है? फूड वाला शायद आई गेस मैंने चार्ट नहीं लगाया है, मैं ये लगा दूंगी इसका चार्ट, इसकी नहीं फूड का लिस्ट और मैं डाल दूंगी कि कौन कौन से हैं, ठीक है? कहाँ मन लगा, सब ठीक हो जाएगा। पता है जो आपका सून है ना, जो आप कहते हो काश, सून एकदम फाइनली में बदलने वाला है कि फाइनली ये चीजें हो गई। मैं स्पेलिंग भी गलत लिखने लग जाती हूँ, ठीक है? जो आप सोचते हो ना कि काश ये हो जाए, और बिलीव मी, आप लोग एक पॉजिटिविटी के साथ कहोगे ना तो ये चीजें वाकई में बदलेंगी, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद अपने साथ होते हुए देखी हैं। मैं कुछ चीजों को लेके कहती थी कि काश ये हो जाए, काश ये हो जाए, लेकिन उसके लिए मैंने वेट बहुत किया, मैंने पेशेंस रखा, धैर्य रखा, मैंने हिम्मत नहीं हारी, और कसम से बता रही हूँ वो चीज हुई है, डेफिनेटली हुई है, ठीक है? मैं बुक बता दूंगी। देखो मैं बुक तो आपको इतना बोलूंगी कि होम साइंस के लिए आप बुक ना कोई जो एमसीक्यूज वाली बुक होती है ना वो आप बुक ले लो, और उससे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ, जहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन हो और एमसीक्यू हो, वो वाली आप बुक ले लो, जिसके लिए आप अध्याय बार की बुक ले सकते हो। ये कुछ बुक हैं, आप उनको परचेज कर सकते हो, अदरवाइज अलग अलग बुक परचेज करो, मैं वो कुछ जरूर, क्योंकि इतना आप पढ़ नहीं पाओगे। उस वो पढ़ाने के लिए मैं, आप लोगों ने ये कोर्स ले रखा है, वो चीज मैं पढ़ा रही हूँ आपको, बस आप एमसीक्यू की ले लो अगर आपको बुक लेनी ही है तो, ठीक है? हाँ मैं चार्ट लगा दूंगी, मैं जब पीडीएफ शेयर करूंगी ना तो उसमें चार्ट लगा दूंगी मैं। अब एक चीज बताओ, ये सारी चीज आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है, रिलेट कर पा रहे हो? कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, ये बताओ। अगर याद आ रहा है यानी कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से, नहीं याद आ रहा है तो यानी कि आप अभी भी जीरो पे खड़े हो। बताओ। देखो बुक अगर आपको लेनी है ना तो आप एमसीक्यू की ले सकते हो, अदरवाइज मुझे ऐसा कुछ नीड नहीं लग रही है। हाँ मैं पूरा सिलेबस, तो देखो ये असेंशियल और नॉन असेंशियल है, इसको मैं चार्ट लगा दूंगी आपके यहाँ पे। मैं बस ये थोड़ा और बता देती हूँ आपको, फिर मैं आपको एक बताऊंगी बात। तो देखो कंप्लीट प्रोटीन क्या होती है, यानी कि जो संपूर्ण प्रोटीन होती है ना, वो आपको क्यों आवश्यक होती है? वो आपकी जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है ना, और उसको मेंटेन रखने के लिए भी आवश्यक होती है, जो कि आपको बेसिकली कहाँ से मिलती है? जो आपको एनिमल जो फूड होते हैं ना, जैसे कि आपका एग हो गया, फिश हो गई,
आई मीन मीट हो गई, इन सब से आपको ये मिलती है कंप्लीट प्रोटीन, जिसमें पूरा प्रोटीन होता है। आप इसको थोड़ा भी ले लोगे ना तो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन की जो मात्रा है ना वो पूरी हो जाएगी इस वाले प्रोटीन से ही, जैसे कि आपका एग, मीट, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन की मात्रा होती है। देखो यहाँ लिखा है ना, हाईएस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू इसमें पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक होता है आपका पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन, यानी कि जो कंप्लीट तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, यानी कि आप इसको ले लो लेकिन जो आपकी बॉडी में जो जितनी आवश्यकता है ना वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो वो आपको कहाँ से मिलती है? वो आपको आपकी ग्रोथ प्रमोट करने के लिए, लेकिन जो आपके जो प्लांट सोर्सेज होते हैं ना उनसे मिल जाती है। जैसे कि आप व्हीट लेते हो, ठीक है, और आप दाल लेते हो जैसे कि मूंग दाल लेते हो, तो इनसे आपको प्रोटीन मिल जाएगी, लेकिन जो आपकी प्रोटीन की जो पूरी आवश्यकता है ना वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसको आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। फिर आपका होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन, जो कि आपके किसी भी नए टिश्यूज वगैरह को बिल्ड करने में सहायता नहीं करता है, किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करता है। आपकी ना ही ग्रोथ करता है, ना ही आपकी लाइफ में हेल्प करता है, कुछ भी नहीं करता। वो आपका होता है जिलेटिन। बस ये 3 आपके प्रोटीन होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होते हैं। ये था आपका आज का हमारा प्रोटीन और ये सारी चीजें। प्रोटीन और किस किस चीज में हेल्प करता है, जैसे कि आपके हार्मोन्स में हो गया, आपकी एंटीबॉडीज बनाता है, ये सब चीजें हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, अब उससे पहले चलो मैंने जब एग्जाम दिया था ना, मैं आपको वो वाली स्टोरी बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। अब देखो चीजें क्या हुई थी कि मैं अपना कॉलेज भी कर रही थी। अब चीजें देखना, मुझे अपना कॉलेज भी देखना होता था। मैं एग्जाम्पल, ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पल। ठीक है, कॉलेज था, बाहर रह रही थी, ऑब्वियसली बात है कि सारी चीजें खुद ही मैनेज करनी है, फूड एंड ऑल ये सारी चीजें खुद मैनेज करनी है। साथ ही साथ मेरी इसके साथ क्या चल रही थी, टीचिंग भी चल रही थी, मैं टीच भी करती थी। और मेरा कोई कॉलेज ना ऐसा नहीं था कि बस कुछ ही देर के लिए जाना और वापस आ जाना है। मेरा कॉलेज 10 to 4 रहता था। उसी बीच में मुझे मैं टीचिंग क्या करती थी, 10 बजे तक मैं टीचिंग करती थी, मतलब मॉर्निंग 7 to 10 में टीचिंग करती थी। फिर उसके बाद में क्या है, अपना कॉलेज जाती थी। और इन्हीं सब बीच में ना मुझे अपना खाना भी प्रिपेयर करना होता था, सब चीजें प्रिपेयर करनी होती थी। अब मैं अपना पढ़ाई कर रही थी, सब कुछ था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैं एक तो कॉलेज में टॉपर, तो आपके ऊपर वो भी बर्डन रहता है कि अगर आपके कम मार्क्स आ गए तो लोग क्या कहेंगे, ये तो टॉपर है, इसके ऊपर क्या प्रॉब्लम है, बाहर रह रही है, ये सारी चीजें पता है। बाहर रह रही है इसका मतलब ये समझा जाता है कि इंसान बहुत ज्यादा फ्री है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। इन्हीं सब बीच में क्या हो गया, मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई। मेरे घर में 2 मिस हैपनिंग हो गई, यानी कि जो पर्सन मुझे सपोर्ट करते थे ना वही पर्सन नहीं रहे। अब ये चीज हुई और इसी बीच में मुझे अपना एग्जाम भी देना था, यूजीसी नेट का एग्जाम भी देना था, अपने कॉलेज के एग्जाम भी देने थे मुझे, और साथ ही साथ टॉपर भी आना था। पास तो छोड़ो, टॉप करना था। ये सब चीजें आई थी। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं रोती रहती, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन था कि मुझे मेहनत करनी है। तो मैंने क्या ऑप्शन चुना, मैंने सेकंड वाला ऑप्शन चुना, क्योंकि देखो रोना तो मेरा भी लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज हो गई वो चीज मेरे बस में नहीं थी, कुछ भी मेरे बस में नहीं था। मैंने तो उस चीज को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद में प्रॉब्लम होती थी मुझे, एक्सेप्ट किया, फिर बस मैं थोड़ा पढ़ती चली गई। मैंने सारी चीजें मैं भूल गई, मैं सब लोगों को भूल गई, बस मैंने पूरा ध्यान का कर दिया, अपनी पढ़ाई पे ध्यान डाल दिया। फिर एक दिन वो आया कि ऑब्वियसली फाइनली मुझसे लोग दूर हो गए, बहुत लोग दूर हो गए, क्योंकि एक तो मेरे दिमाग में खुद में टेंशन चल रही थी कि ये चीज मैंने कभी अपनी लाइफ में फेस नहीं की थी। तो वो चीज मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम थी, क्योंकि वो जो पेन होता है ना आप उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो किसी को भी। तो वो चीज फील कर रही थी, वो चीज एक बर्डन साथ में चल रहा था मेरे कंधों पे। वो बर्डन था, साथ के साथ ये सारी चीजें मेरे साथ चल रही थी, फैमिली भी, कॉलेज भी, स्टडी भी, टीचिंग भी, ये सब कुछ साथ में चल रहा था। और साथ में जो टेंशन थी वो एक अलग चल रही थी। तो इंसान की जो टेंशन होती है ना वो बहुत बुरी होती है। फिर भी एनी हाउ मैंने मैनेज किया, मेहनत की, और आज देखो, आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो बस ये चीजें होती है। इन सब बीचों के बीच मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी भी हेल्थ खराब हो गई थी, कि ऑब्वियसली बात है जब इंसान टेंशन लेगा, स्ट्रेस में रहेगा, आपकी भी हेल्थ खराब होगी। तो ऐसी बात नहीं है,
पता है मुझसे किसी ने कहा था, वो मैं आज आपको बता दूं कि अगर आप इतना रो रहे हो ना, अगर आपको इतना रोना पड़ रहा है, आज इतना रोना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली कल आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। आप अभी तक जो ये हो ना, ये हो, कल आप देखना ये होने वाले हो। और बिलीव मी, ये होगा, पक्का होगा, डेफिनेटली होगा ये। तो इसीलिए हिम्मत, बस मैं दो चीज क्या कह रही हूँ, ये मैंने लाइफ में अपनी आजमाई है, वो वाली चीज आपको बता रही हूँ। एक धैर्य रखो और एक भरोसा, विश्वास। ठीक है, इन दो चीजों को रखो, चीजें होंगी, पक्का होंगी, डेफिनेटली होंगी। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप पे भरोसा दिखाना पड़ेगा। इससे पहले आपके घर वाले आप पे भरोसा दिखाएं, आप खुद पे भरोसा करो कि आप कर सकते हो चीजें। आप हार मत मानो बस। ठीक है, इसी के साथ में आज अपनी क्लास का रिवीजन कर लेना। ठीक है, और मैं कल अगर कोई चीज पूछूं ना मैं बीच में, तो एकदम ब्लैंक मत बैठे रहना, रिवीजन कर लेना, नोट्स बना लेना। और नोट्स सिर्फ बना के मत छोड़ देना, उनको रिवाइज भी करते रहना। ठीक है, बन जाओगे, बन जाओगे, सब हो जाएगा। देखो, एक चीज लाइफ में मान के चलो कि कोई भी चीज अगर आपके साथ हो रही है ना, आप उसकी सही करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी नहीं हो रही, तो उसको आप छोड़ दो, अपने आप वो चीजें ठीक हो जाएंगी। ये तो लड़कियों के ऊपर ये तो तलवार लटकी रहती है। ये तो जैसी ही वो हुई, 23-25 साल की हुई, उनके ऊपर लट ये जो एम नाम की जो तलवार है ना, वो लटकना शुरू हो जाती है। तो इसको आपको इग्नोर करके चलना है, आप अपने काम करते रहो। ये जब होगा तो होगा। ये तलवार नहीं हटने वाली है। जब जैसे आप बड़े हुए ना, तो ये तलवार आपके गले में, जो बिल्ली के गले में डाल देते ना, बस वैसी आपके गले में लटकी रहेगी ये। तो बस कुछ नहीं, अपनी मेहनत करते रहो, घर वालों को दिखाओ, अपने आप ये तलवार हटा देंगे वो। जब तक हो नहीं जाएगी ना, जिस दिन हाँ आप हो जाओगे कि या यू आर मैरिड नाउ, तब तक हट नहीं। वो तो होते ही है, रिश्तेदार किसके बढ़िया है, किसी के बढ़िया नहीं है, सबके ऐसे ही हैं। बोलने दो, आप उसको अपने दिमाग पे ही मत लो। आप अगर दिमाग पे लोगे तो आप पढ़ाई कहाँ कर पाओगे। उस चीज को साइड करो। अब भगवान ने दो कान दिया ना, एक कान सुनो, दूसरे से निकालो। बस जो चीज आपको लगे जरूरी है, बस वो कान में डालो, वो ब्रेन में डालो, बाकी सुनो ही मत आप। सुन के भी अनसुना कर दो, रिएक्ट ही मत करो उस चीज पे। करने दो, आप परेशान होते हो तभी तो वो परेशान करते हैं। परेशानी मत हो ना आप, क्योंकि उनको पता है भाई, ये परेशान उसी को किया जाता है ना जो परेशान होने लग जाता है। जिसपे किसी बात का कोई असर ही नहीं पड़ेगा, उसको कोई परेशान करेगा नहीं, करेगा ना। तो क्यों करना है इसे। अब तो ये आप पे देखना है ना कि आपको उस तलवार को एकदम हथियार के रूप में लेना है, या फिर अपनी गर्दन खुद कटवानी है। अब ये आप देखो। ठीक है, वरना ये तलवार तो भैया सबके गले में लटकी हुई है। ठीक है, तो ऐसे टेंशन नहीं लेते हैं। और कुछ हुआ करे, हैं तो सही हम लोग बात करने के लिए। कुछ नहीं, अपना बस कमरा लॉक करो, पढ़ाई करने बैठ जाओ शांति से। बस जिस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हो ना, कोई आपके पास ना आए, फिर उसके बाद जाओ बड़े बिंदास से। हाँ, अब बोलो कौन क्या कह रहा है। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। और मस्त स्माइल रखा करो अपने फेस पे। सब ठीक हो जाएगा लाइफ में। आप पॉजिटिव रहोगे, सब पॉजिटिव हो जाएगा। डन। और पीडीएफ भेज दूंगी मैं ये, पढ़ लेना। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं। टाइम से आ जाया करो, समझे।